दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का विश्लेषण हमारा कल के आगे और भविष्य के गर्द में है। पूरी हिंदुस्तान की राजनीति आज कहां पे आकर रुकी हुई है, टिकी हुई है, ये देखने की ज़रूरत है। दोस्तों कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट हिमसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। लेकिन क्या इतिहास की पटकथा, जो पटकथा लिखी जाती है, वो पटकथा क्या सेम टू सेम जो लिखता है उसके ऊपर ही कभी कभी पलट जाती है? ऐसा देखने बहुत कम मिलता है। लेकिन आज जिस एनालिसिस, जिस विश्लेषण की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जिस व्यक्ति के लिए ये पटकथा लिखी गई, ये पूरी पटकथा जो है एज इट इज वापस उसको सौंप दी गई। आप समझ सकते हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो देश की राजनीति है और खासतौर से प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, जो 3-0 की मोदी जी की सरकार है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान उसकी फाउंडेशन, उसकी स्क्रिप्ट स्टोरी जो लिखती है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस है। आरएसएस का जो मूल है काम है वो राष्ट्रहित का काम है, लेकिन उसका टोटल वर्क जो है राष्ट्रहित के साथ साथ भाजपा से जुड़ा रहता है। वो हर वो काम करती है जो राष्ट्रहित में भी अगर कर रही तो भाजपा का फायदा होता है। पिछले 1 दशक की सरकार के अंदर जो मोदी जी की एकदम प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, जिसके अंदर किसी की तूती नहीं बोलती थी, सिर्फ 2 लोग ही पूरी सरकार को चलाते थे, अमित भाई शाह और नरेंद्र भाई मोदी। लेकिन कहा जाता है ना कि हर दिन एक समान नहीं होता, इसीलिए आदमी को वक्त को समझ के चलना चाहिए। जो नहीं समझ पाते हैं वो गलती करते हैं, और ये गलती तो हो गई। 1 दशक तक सरकार मजबूत थी, 1 दशक के बाद जो 3-0 की गवर्नमेंट है वो कमजोर होगी। और आप याद रखिएगा हमेशा कि जब आप कमजोर होते हैं तो वार तगड़ा होता है। या ये कहिए कि जो आपका विपक्ष में बैठा व्यक्ति है, जो आपका पोजीशन में बैठा व्यक्ति है, जिसके द्वारा आप हाशिए पे डाले गए हैं, वो व्यक्ति उस वक्त का इंतजार करता है कि जब आप कमजोर हों और वो तगड़ा वार। कहते हैं ना, जब लोहा गर्म है तभी वार किया जाता है। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जो कि 1.5 दशक तक हाशिए पर रहे, और इतिहास गवाह है इस बात का कि कभी वो व्यक्ति मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते थे। 1990 के आसपास 15 सालों तक हाशिए पर रहे, लेकिन वो व्यक्ति संगठन के मामले में बहुत तजुर्बेदार था, शांत बैठा रहा। आज वो वक्त आ गया है कि उस पर संघ की निगाह है। निगाह तो मोदी जी पे भी संघ की है, लेकिन देखने की जो निगाह है, जो देखने का दृष्टिकोण है, जो नियत और नीति है, दोनों अलग अलग है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अब देखिए, ऐसे में अब तैयारी है कि जो कुछ हम कहेंगे वो होगा। पहले जो वो कहते थे वो होता था। फर्क दोनों में इसे इतना है। संजय जोशी वो नाम है जो भारतीय राजनीति और संघ से जुड़ा हुआ एक मजबूत जमीन का व्यक्ति, जैसे संघ के रूप में, संघ के सेवक के रूप में एक लंबी तजुर्बेदार है। उस व्यक्ति की अदावत यह है दोस्तों कि अगर उसके साथ 10,000 लोगों ने काम किया है तो 10,000 लोगों के नाम से वो पहचानता है। यानी हमेशा वो जमीन पे टिका रहा और जमीन पे काम करता रहा, और जब हाशिए पे गया तब भी वो लोगों से अपने तार को जोड़ के रखा था। आज वही तार उसके शायद काम आने वाला है। दोस्तों, इसके पहले कि हम इस विस्तृत रिपोर्ट और बहुत ही मज़ेदार और बहुत खास रिपोर्ट की तरफ आगे बढ़ें सॉरी, उसके पहले आपसे वही निवेदन, वही गुजारिश करेंगे। और सबसे पहले हम कहेंगे कि कल के हमारे प्रोग्राम को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए आपके हम दिल से आभारी हैं। और आज हम उम्मीद करेंगे
कि आप जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए आप ही वो हमारा सहारा हैं, जिसके भरोसे, जिसके विश्वास पर हम आज यहाँ बैठे हैं और आगे बढ़ेंगे। अगर आप कोई इस स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए कोई आर्थिक योगदान देना चाहें तो निश्चित रूप से आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप जाके वहाँ दे सकते हैं। दोस्तों, एक दशक तक अपनी भावनाओं को दबा के रखने वाला आरएसएस आज बड़ी शिद्दत के साथ राष्ट्रहित और पार्टी हित की बात कर रहा है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मोदी, अमित शाह, जोशी, XYZ को, उसको मतलब है कि राष्ट्रवाद और भविष्य की जो पार्टी है, यानी भविष्य में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत आधार बन के जिंदा रख सके, उसके लिए क्या करना चाहिए। उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है कि केंद्र में बैठा प्रधानमंत्री कौन है। वो ऐसे प्रधानमंत्री बनाता है, इससे उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कौन जोशी जी हैं, कौन आडवाणी जी हैं, कौन मोदी जी हैं, कौन अमित शाह हैं। अब दोस्तों, हालात बहुत क्लियर है। बीजेपी इस पूरी कोशिश में है कि कैसे हम अपने वर्चस्व को कायम करके सरकार को चला सकेंगे और संगठन को एक साथ चला सकेंगे। यानी वो चाहता है कि संगठन और सरकार दोनों हमारे एक एक पॉकेट में रहे। जैसे नड्डा जी खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, उधर बैठो, उधर बैठ गए। उनको चाहिए ऐसा यसमैन जो कि हमारे सरकार के कामकाज में डिस्टर्ब न करे, और मोदी जी जो चाहें वो सरकार और संगठन में होता रहे। लेकिन शायद अब ये वक्त की नज़ाकत है कि समय बदल चुका है और शायद ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है। देखिए, विपक्ष जब मजबूत होता है तो आपको भी अपने कान खड़े कर लेनी चाहिए। जब कमज़ोर होता है तो आप कितनी बार कर दीजिए। पहले पार्लियामेंट के सेशन होते थे, आए बिल होगा पास हुआ, एक औपचारिकता होती, क्योंकि पता था सामने वाले कुछ नहीं है, इतनी मजबूत पकड़ होती थी। सब वक्त बदल गया, और यही वक्त जो बदला है वो सिर्फ हम ये सोचते थे कि अपोजिशन लीडर के लिए बदला है, लेकिन शायद यही वक्त का इंतजार आरएसएस भी कर रहा था अपनी एजेंडा को सेट करने के लिए, और आज वो वक्त उसके लिए आ चुका है। अब आरएसएस ने बहुत क्लियर पिक्चर कर दी है, बहुत हुआ खेल, अब निर्णय की बात करिए। अब सवाल जो है परिणाम की बात करिए, अब डिसीजन की बात करिए, अब निर्णय की बात करिए। वक्त चला गया, तू मेरा मैं तेरा, नथिंग एल्स। नो शिवराज सिंह चौहान, नो फर्नांडीज, नो मोदी कैंप। व्यक्ति वो बैठेगा जो संगठन से जुड़ा हुआ होगा और संगठन की बात को महत्व देगा। आरएसएस को एक बात की बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि तकलीफ है कि वो जिस व्यक्ति को संगठन और सरकार के बीच समन्वय के लिए भेजती है, वो उसके हाथ से फिसल जाता है। वो पूंजीवादी मानसिकता, 5-7 स्टार होटल की जो संस्कृति है, जब 10 मीटिंग होती हैं तो फिर वो आरएसएस का व्यक्ति नहीं रह पाता। कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि आरएसएस भी इस बात को मानता है कि जो उसके साथ कार्यकर्ता रहते हैं वो जमीन से जुड़े रहते हैं, वो जमीन पे सो सकते हैं, एक चादर ओढ़ के सो सकते हैं, वो AC3 में चल सकते हैं, वो बस की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन जब वो संगठन भाजपा के लिए भेज देते हैं कि संगठन के समन्वय के लिए जाइए, भाजपा के संगठन को मजबूत करने के लिए जाइए, तो वो 7 स्टार होटल के आदमी हो जाते हैं और यहीं से वो संगठन की मानसिकता को भूल जाते हैं, संघ की मानसिकता को भूल जाते हैं और भाजपा की मानसिकता में मलाई खाने लगते हैं। इसमें जो संघ भी है वो इस बात से बहुत परेशान है कि कैसे उस मानसिकता के व्यक्ति को हम तैयार करें, भेजें, जो तमाम उनके कोशिश के बावजूद संघ के एजेंडे को कामयाब कराने के लिए लास्ट मोमेंट तक काम करे। और शायद ऐसा ही व्यक्ति गडकरी हो सकता है, ऐसा ही व्यक्ति संजय जोशी हो सकता है, ऐसा ही व्यक्ति, ऐसे ही इंसानियत के प्रतीक वसुंधरा राजे सिंधिया हो सकती हैं। अब बहुत साफ पिक्चर है दोस्तों, पिक्चर बहुत साफ ये है
कि संघ ने डिसाइड कर लिया और शीर्ष नेतृत्व को बता दिया है कि संजय जोशी, गडकरी, वसुंधरा राजे, इसमें चयन करना मोस्ट प्रॉब्ली संघ अब संजय जोशी के नाम को आगे फाइनल कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि संजय जोशी के होने से क्या होगा। संजय जोशी के होने के बाद जिस दिन संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे, उस दिन मोदी कैंप की कार्यप्रणाली ही बदल जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़ी पोस्ट होती है। अगर वो किसी के पॉकेट का इंसान नहीं है तो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके हिसाब से काम करेंगे, सारा संगठन उसके पास रहेगा। और एक बात, अंदर की बात यह है कि मोदी जी अमित भाई शाह के साथ कहा जाता है कि लोग साथ में हैं, लेकिन सही बात है, दिल से 70% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या संगठन के लोग उनके साथ नहीं हैं। डर, भय, खौफ, सब जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। अगर आप कैबिनेट के मंत्री भी हैं तो काम वही होगा जो वो चाहेंगे। ऐसे में जोशी के रहते, गडकरी के रहते इस बात की कोई संभावना नहीं है कि आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। आप वो करोगे जो हम कहेंगे, उससे संगठन में बदलाव आएगा और शीर्ष नेतृत्व को मजबूर होकर के उनकी बात को सुनना पड़ेगा। वर्किंग का सीधा सा जो मामला है कि इससे जो मोदी कैंप है, कहीं ना कहीं उसके अंदर दहशत होगी अगर संजय जोशी जैसे, क्योंकि संजय जोशी के जो इतिहास है मैं अभी उस पर आपसे डिस्कस करूंगा, ये आज के नहीं, 1990 में एक साथ काम करते थे, 1980 में ये गडकरी जी के साथ काम करते थे नागपुर के अंदर। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर, इसमें कोई शक नहीं कि मेहनत की है, संघ के लिए काम किया है, जो है संघ के सेवक रूप में काम किया है, आज ये बड़े पदों पर आसीन हो रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि जब संघ ये फाइनल कर चुका है तो उसकी तरफ से, भाजपा की तरफ से ये उनको पैगाम भेजा गया कि चूंकि 4 राज्यों के चुनाव अभी होने हैं, ऐसे टाइम अगर हम प्रेसिडेंट बदलते हैं तो शायद पूरी हमारी जो वर्किंग है वो खराब हो सकती है। चूंकि 2 राज्यों की चुनाव डिक्लेयर ही नहीं हुई है तो उनका कम से कम 2 राज्यों का रिजल्ट आ जाना चाहिए। संघ का कहना था कि जो रिजल्ट है वो आपको दिख रहा है, आप कुछ और नया करने नहीं जा रहे हो। उसका जवाब दिया गया, नहीं साहब, दिख तो मध्य प्रदेश में भी नहीं रहा था, लेकिन हम सरकार बनाएंगे। यानी भाजपा अंदर खान इस बात की तैयारी कर रही है कि कैसे मध्य प्रदेश, कैसे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हम सरकार बनाएं। फिलहाल वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि नवरात्र के बाद शायद संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएं। भाजपा पूरी कोशिश करेगी कि 4 राज्यों के चुनाव के बाद ऐसा कुछ हो, मतलब जब तक टल सकता है तब तक टाल लें। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि पॉकेट का आदमी शिवराज सिंह चौहान या फडणवीस या ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। और यकीन मानिएगा, अगर संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो फिर संगठन और सरकार दोनों की सोच बदलेगी, कार्य प्रणाली बदलेगी और बहुत कुछ बदल जाएगा। बहुत से ऐसे सांसद चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मैं 6 बार, 7 बार, 5 बार का सांसद हूं, मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। जो पीछे के गेट से राज्यसभा से आते हैं, दूसरी पार्टियों से कूद के आते हैं, उनको मंत्री बना दिया जाता है। ये कैसे चलेगा? लेकिन जोशी के रहते ये काम नहीं हो सकता। लेकिन फाइनल संगठन करेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी पार्टी से कूद करके आया, उनको मंत्री बना दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सरकार को तोड़ी, सरकार बना दी माधव सिंधिया जैसे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग। इस तरह की चीजें पार्टी के अंदर नहीं हो पाएंगी और शायद यही भाजपा चाहती है। आरएसएस ये चाहता है कि अगर संजय जोशी बन जाते हैं तो उससे क्या होगा कि संगठन में पकड़ उनकी बहुत मजबूत होगी और जब संगठन में पकड़ मजबूत होगी तो कार्य प्रणाली, वर्किंग अपने आप में बदलाव आ जाएगा। और जब बदलाव आएगा तो इसका साफ ये मतलब है कि वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी और जो लोग चापलूसी की सरकार चलाना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। अब देखिए, प्लान ए तो ये है कि पहले एंट्री हो संजय जोशी की।
संजय जोशी के एंट्री के बाद संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन मजबूत हो, संगठन में पकड़ मजबूत हो, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हो, क्योंकि अभी तक जितनी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होती है उसमें सारे एमपी, राज्यसभा उसके सब मिक्स हो जाते हैं और ये कहीं से भी नहीं हो पाता कि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हो रही है या सारे एमपीज की मीटिंग हो रही है। सेकंड जो स्टेप है वो ये है कि संजय जोशी को मजबूत पकड़ बनाने के बाद अंदर खाने इस बात की तैयारी करेगा कि 25 सितंबर 2025 जो मोदी जी का जन्म दिवस है उसको कैसे मनाया जाए, उसको मार्गदर्शक मंडल के रूप में मनाया जाए, उसको नए आसीन व्यक्ति के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में बनाया जाए, संगठन में बदलाव करके, सरकार में बदलाव करके कैसे बनाया जाए। यानी संजय जोशी का जो मेन एजेंडा है वो प्रेसिडेंट होने के बाद संगठन के अंदर इस बात की तैयारी करेंगे कि 25 सितंबर के बाद जो मोदी जी से जैसे लोगों ने मार्गदर्शक मंडल बनाया था वहां उसको फॉलो किया जाए, उस नियम का जो है कड़ाई से पालन किया जाए और जो भी 75 साल के हो रहे हैं वहां प्रवेश करें, वहां की मर्यादा को और बढ़ाएं, वहां संगठन की उनकी जो संगठन ने मार्गदर्शक उनको मजबूत करें और यहाँ नए लोगों का रास्ता मार्ग प्रशस्त करें। बहुत टेढ़ी कीर है, कहना बहुत आसान है, सोचना बहुत आसान है। ये मोदी जी जैसे लोगों को इस बात को मनवा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन संगठन का काम है कि धीरे धीरे माहौल को बनाना, माहौल को पैदा करना जिससे कि वो अपनी एजेंडे को सेट कर सके। देखिए, अब सवाल इस बात का है कि अगर मोदी जी की तारीख तय होती तो क्या होगा। बहुत साफ है, एजेंडा बिल्कुल स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, कहीं अगल बगल जाने की जरूरत नहीं है। ना योगी वहां पहुंच रहे हैं और ना ही अमित शाह पहुंच रहे हैं। सेट प्लान है कि उसके बाद नितिन गडकरी जो खुद नागपुर से आते हैं, संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं और सबसे बड़ी बात है कि एक क्लीन इमेज का व्यक्ति है, उसको देश का प्रधानमंत्री बनाए, यानी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का नेता उसको चुना जाए। हर व्यक्ति को मौका दिया जाए, लंबा अनुभव उनके पास है, संघ के खास हैं, अब तो भाजपा अध्यक्ष के भी खास होंगे। ऐसे में उनको, अब सवाल इस बात का है देखिए कि जो जोशी और गडकरी हैं ये 1980 के एक साथ संगठन में काम करते थे नागपुर में। 1990 में जोशी ने भाजपा ज्वाइन कर ली, मतलब भाजपा जो संगठन के लोग हैं वो बीजेपी में काम करने की ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा होता है। और जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उनको गुजरात भेजा गया। अब देखिए, जो पूरी स्क्रिप्ट का ट्विस्ट है मोदी वर्सेस जोशी या गडकरी, वो कैसे हुआ है। क्योंकि जोशी जी, गडकरी जी बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक साथ काम किया है संगठन के लिए, सरकार के लिए। वहीं 1990 में जब जोशी जी को भेजा गया तो उनको गुजरात भेज दिया गया संगठन में काम करने के लिए और उनको वहां पे संगठन सचिव बना दिया गया। लेकिन हुआ क्या, संगठन सचिव तो इनको बना दिया गया, संगठन मंत्री इनको बना दिया गया, लेकिन वहां जो संगठन महामंत्री थे गुजरात में वो नरेंद्र भाई मोदी थे। अब दोनों ने मिलकर काम किया भाजपा के लिए और मिलने का नतीजा यह हुआ कि वहां भाजपा की पहली बार 1995 में सरकार बनी। लेकिन जो महत्वाकांक्षा है उसका टकराव भी चालू हो गया। केशव भाई पटेल मुख्यमंत्री बने, उसके बाद स्थिति ये आ गई कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उस टाइम संजय जोशी दावेदार थे। तो मामले को शांत करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी को मुख्यमंत्री बना दिया गया और संजय जोशी को राष्ट्रीय महामंत्री बना करके भाजपा का दिल्ली भेज दिया गया। अब सवाल इस बात का था कि हटा तो दिया गया लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई। महत्वाकांक्षा भविष्य की चिंता कर रही थी, अब क्या किया जाए। उधर गडकरी जी की आसीन होने की तारीख तय कर ली गई, इधर अतीत में इनको दिल्ली भेजा गया, लेकिन मोदी को चिंता हुई कि अगर
ये दिल्ली में बैठ कर के इन्होंने कोई दांव पेच किया तो हमारा नुकसान कर सकते हैं। उसके बाद एक प्रखर सीडी कांड हुआ। उस सीडी कांड में इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जो वनवास था उसको झेलना पड़ा। 2011 में जब गडकरी जी प्रेसिडेंट हुए भाजपा के, तो उन्होंने और सीडी कांड का रिजल्ट आया, इनको निर्दोष साबित कर दिया गया, इनका कोई उसमें हाथ नहीं था। कहा जाता है ऐसा कि उसमें किन लोगों का हाथ था, ये जग जाहिर था। अपनी महत्वाकांक्षा की लड़ाई में इनको साइडलाइन करने का एक प्रारूप तैयार किया गया था और इमेज भी इनकी खराब हुई, लेकिन बाद में इनकी वापसी हुई, संघ में दोबारा ही वापस आए। 2011 में फिर इनको संगठन महामंत्री बना दिया गया गडकरी जी के एज ए प्रेसिडेंट। उसके बाद फिर वो टकराव बढ़ा और टकराव बढ़ने के बाद इनसे इस्तीफा लिया गया। इस्तीफा लेने के बाद ये संघ से जुड़े रहे, लेकिन हाशिए पर रहे क्योंकि वर्चस्व मोदी जी का था और मोदी जी के रहते जो पिछले 10 साल 12 साल की राजनीति रही है भाजपा की, उसमें कोई भी आदमी टिक नहीं सकता। जब गडकरी जैसे लोगों के ऊपर तमाम तरह के इंक्वायरी बैठी, तमाम आरोप लगे, तो संजय जोशी तो उसमें कुछ थे ही नहीं। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि एक न दिन आपके काम की, आपकी मेहनत की जीत होती है। और शायद अगर आप सच्चे मन से फेथ करें, विश्वास करें और वेट करें, 1.5 दशक तक अपने धैर्य को बनाए रखना, एक जुबान कमेंट्स ना करना, शांति से अपने काम करते रहना, संघ के साथ जुड़े रहना का नतीजा है कि आज 10-12 साल बाद संजय जोशी का नाम एक बार फिर शिखर के पद पे आ रहा है। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि गडकरी जी के साथ काम, मोदी जी के साथ काम, महत्वाकांक्षाओं का पैदा होना और उसके बाद जंग ऐलान। लेकिन ये जो एजेंडा है, जो आरएसएस अपना एजेंडा सेट करना चाहती है, मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेजने, इन सारी चीज़ें हैं। क्योंकि स्क्रिप्ट लिखना एक अलग बात होती है, मूवी बनाने एक अलग बात होती है, वो भी एक नाटक ड्रामा होता है, लेकिन वास्तविक राजनीति में, वास्तविक जिंदगी में इसको कामयाब करना मुश्किल होता है। कहाँ तक आरएसएस में सफल होगी ये देखने की बात होगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप सब कुछ करते रहोगे और सारे लोग बैठे रहेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आज जो हालात हैं, सेंट्रल में सरकार बहुत कमजोर हो चुकी है और 4 स्टेट की इलेक्शन के बाद स्थितियां कुछ और कमजोरी जाहिर करेंगी। फिर सरकार के प्रति उनके पार्टनर हैं या कह लीजिए उनके जो सहयोगी हैं खास, उनका क्या होगा ये वक्त बताएगा। नीतीश के ऊपर लगातार भाजपा का विवाद चल रहा है। दोस्तों, एक दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये तो पूरा इंसिडेंट है, आरएसएस की पूरी तैयारी है और उसको कैसे अंजाम देना है, कैसे अंजाम देंगे, ये सूत्र हमें बताते हैं कि इन सारी खबरों के ऊपर पूरा एजेंडा सेट हो चुका है। अब दूसरी एक अहम खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में जो चुनाव होने हैं, 3 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है चुनाव में, सारे नेता कूद चुके हैं, लेकिन जो एक ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं भाजपा लाख चाहने के बावजूद भी अपने ट्रेंड को उस हवा में अब परिवर्तित नहीं कर पा रही है। कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस की हवा थी, आने वाले वक्त में 2-3 के अंदर वो आंधी बन ना जाए, इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा हो रही है और भाजपा इससे डरी हुई है। लेकिन भाजपा का जो गेम है वो दूसरा है। भाजपा जानती है चुनाव हार चुके हैं, अब उसका गेम क्या है कि इतने सारे छोटे छोटे दलों से आपस में समझौता करा के उनको चुनाव मैदान में फेंक दिया है कि जितना हो सके अगर वोट करता है तो शायद उसकी एक आशा जिंदा रहे। अगर कांग्रेस 55 से ऊपर सीट लाती है तो ऑपरेशन लोटस की चांसेस नहीं दोस्तों, लेकिन अगर 55 से कम सीट आती है तो ये भाजपा है, उसका कहना है सरकार बनाते हो बना लो। महाराष्ट्र को याद रखना, मध्य प्रदेश को याद रखना, हम जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना चाहिए, हम कभी भी कोई खेला कर सकते हैं। यद्यपि कांग्रेस बहुत अलर्ट है, अच्छा चुनाव लड़ रही है
उम्मीद यह है कि जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनना लगभग तय नजर आ रही है। 2 स्टेट की चुनाव डिक्लेयर नहीं हुई हैं अभी। चुनाव आयोग कब डिक्लेयर करेगा उसको ही खुद ही पता होगा। दोस्तों, आज इस पूरे हमारे एनालिसिस विश्लेषण में आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक बार फिर निवेदन कि जो लोग स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए कोई भी योगदान देना चाहते हैं आर्थिक रूप से, वो हमारे डिस्क्रिप्शन डिटेल से जाके दे सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर एक बार मैं नए संकलन के साथ, नए विश्लेषण के साथ आपके बीच मौजूद होऊंगा। आपका प्यार, आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे। नमस्कार।